प्रिय विद्यार्थियों, नवांकुर डिजिटलेशन में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल अध्याय 2 उसके तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम भारतीय मरुस्थल, भारत के तटवर्ती क्षेत्र, भारत के तटवर्ती मैदान और भारतीय द्वीप समूहों का अध्ययन करेंगे। ये भारत की कुछ भौतिक विभाग हैं, उसके कुछ भौतिक क्षेत्र हैं, इनका अध्ययन हमें इस पाठ में करना है। तो हम अध्ययन करते हैं भूगोल अध्याय 2 भारत के भौतिक विभाग, इसका भाग 3। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं भारतीय मरुस्थल। इससे पहले वाले वीडियो में हमने भारत के पर्वतीय क्षेत्र, हिमालय पर्वत और भारत के मैदानी क्षेत्र, उत्तर के मैदान और भारत के द्वीपीय समूह, उनका अध्ययन हम कर चुके हैं। अब हम करेंगे भारतीय मरुस्थल का अध्ययन। तो जैसे कि आप जानते हैं, भारत में मरुस्थल कहाँ पाए जाते हैं, रेगिस्तान कहाँ है भारत में। भारत में जो रेगिस्तान है वो राजस्थान, भारत के पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी राज्य राजस्थान और गुजरात में रेगिस्तान पाए जाती हैं। वहाँ पर रेतीली भूमि है। ठीक है, आइए इसका अध्ययन करते हैं। तो अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। मतलब यहाँ पर बालू अर्थात रेत के टीले यहाँ पर बने हुए हैं, बहुत सारी रेत है और ये पूरा मैदान उस रेत से ढका हुआ है। ठीक है, इस क्षेत्र में प्रति वर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। अर्थात यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, सूखा ज़्यादा रहता है और पानी कम है, इसलिए यहाँ पर वनस्पतियाँ भी बहुत कम पाई जाती हैं। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है, क्योंकि जलवायु यहाँ की शुष्क है, इसलिए वनस्पति भी कम पाई जाती है। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएँ दिखती हैं। सरिताएँ मतलब नदियाँ। यहाँ पर नदियाँ बहुत कम हैं और केवल वर्षा ऋतु में ही वो दिखाई देती हैं, उनमें मतलब उनमें जल दिखाई देता है, नहीं तो वो फिर से सूख जाती हैं और उसके बाद वे बालू में ही विलीन हो जाती है, क्योंकि उनका जो जल है वो सूख जाता है और फिर नदियों के स्थान पर क्या बचता है, केवल बालू अर्थात केवल रेत बचती है। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। मतलब इतना उनमें जल नहीं होता कि वो बहें और जाकर समुद्र में मिलें, तो वो वहीं पर गायब हो जाती हैं। उस रेगिस्तान में ही नदियाँ गायब हो जाया करती, मतलब उनका पानी सूख जाता है। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। लूनी जो नदी है वो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कही जाती है। ठीक है, बरकान क्या होता है, अर्धचंद्राकार बालू का टीला। ठीक है, उसे कहते हैं बरकान। अर्धचंद्राकार मतलब पूरा गोल नहीं है, जो आधा गोल ही है वो बालू का टीला जो कहलाता है, उसको कहते हैं बरकान। तो बरकान का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र में होता है। मतलब यहाँ पर बहुत अधिक क्षेत्र में बरकान पाए जाते हैं, मतलब बालू के टीले पाए जाते हैं जो कि अर्धचंद्राकार होते हैं, मतलब गोल गोल होते हैं, लेकिन आधे होते हैं, अर्धगोलाकार होते हैं। और यहाँ पर कुछ लंबवत टीले भी पाए जाते हैं जो कि भारत पाकिस्तान की सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर जाएं तो बरकान के समूह को वहाँ पर देख सकते हैं। जैसलमेर राजस्थान का ही एक जिला है। ये भारतीय मरुस्थल का एक चित्र है, जिसे आप देख सकते हैं। इसमें रेगिस्तान दिखाई दे रहा है, उधर पर एक किला भी बना हुआ है, जैसलमेर का ये चित्र है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमें पढ़ना है तटीय मैदान। तो हमारे जो रेगिस्तानी क्षेत्र हो गए, रेगिस्तानी क्षेत्र में ज़्यादा कुछ है नहीं है, वहाँ पर क्या है, रेत ही ज़्यादा है। तो हमने पढ़ लिया है कि रेगिस्तानी क्षेत्र हमारे कहाँ पाए जाते हैं, भारत के पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं। राजस्थान में पाए जाते हैं, अरावली पर्वत के पश्चिम में पाए जाते हैं और यहाँ पर रेत के टीले बहुत आते हैं, बहुत संख्या में रेत के टीले पाए जाते हैं। और यहाँ क्या होता है, वनस्पति कम है, क्योंकि वर्षा बहुत कम होती है, 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इस कारण यहाँ पर वनस्पति भी बहुत कम है और यहाँ नदियाँ भी बहुत कम है, इसलिए ये क्या है, ये शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र। अब हम पढ़ते हैं तटीय मैदान। तो तटीय मैदान क्या होते हैं, तटीय मैदान स्पष्ट है, मतलब तट वाले मैदान। तट किसका, नदी का भी तट हो सकता है, समुद्र का भी तट, लेकिन नदी का जो तट होता है वो बहुत छोटा होता है, तो उसका एक अलग से अध्ययन नहीं किया जाएगा। यहाँ पर अध्ययन किया जा रहा है समुद्र के किनारे जो तट होते हैं, समुद्र के किनारे जो हमारे तटीय मैदान हैं, उनका अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। तो प्रायद्वीपीय पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। मतलब प्रायद्वीप पठार के जो किनारे हैं, उन किनारों पर एक पूर्व की तरफ और पश्चिम की तरफ, दोनों तरफ ही संकीर्ण मतलब कि सकरे
मैदानी क्षेत्र हैं उनको हम कहते हैं तटीय मैदान, क्योंकि वो समुद्र के किनारे हैं, समुद्र के तट पर हैं। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत हैं। मतलब इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? अरब सागर से लेकर, अरब सागर में पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक हमारे ये मैदान पाए जाते हैं, तटीय मैदान पाए जाते हैं। पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। जो पश्चिमी तट है वो कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है वो? समुद्र कौन सा है वहाँ? अरब सागर। तो अरब सागर और पश्चिमी घाट का जो मैदान के बीच का जो मैदान है उसे हम पश्चिमी तट के नाम से जानते हैं। एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं, इसे भी फिर 3 भागों में बांटा जाता है। तट के ऊपरी भाग को कोंकण कहते हैं। इसमें मुंबई और गोवा आपका जो क्षेत्र आता है वो आपका कोंकण तट कहलाता है। और फिर उसके दक्षिण में जो तट है उसके मध्य भाग को कहते हैं कन्नड़। उसको कन्नड़ के नाम से जानते हैं, उसे कन्नड़ का मैदान कहते हैं। और उस कन्नड़ के मैदान के दक्षिण में जो है उसे एवं इसके दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? मालाबार तट कहा जाता है। ठीक है, तो तीनों भाग हुआ है। इसके उत्तरी भाग को कहते हैं कोंकण और मध्य भाग को कहते हैं कन्नड़ और दक्षिणी भाग को कहते हैं मालाबार तट। तो ये हमारा पूरा पश्चिमी तटीय मैदान है। अब है अगला, बंगाल की खाड़ी के साथ साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में से उत्तरी सरकार कहा जाता है और दक्षिणी भाग में से पूर्व मंडल तट के नाम से जानते हैं। ये हम पढ़ रहे हैं पूर्वी तटीय मैदान। तो ये पूर्वी तटीय मैदान कहाँ है? भारत के पूर्व में है। भारत के पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी है। तो बंगाल की खाड़ी के साथ साथ जो विस्तृत मैदान जो आपका चौड़ा मैदान है उसी को हम क्या कहते हैं? पूर्वी तट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट के बीच का मैदान है। इसके उत्तरी भाग को जो ऊपर की तरफ है उसे उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है और इसके दक्षिणी भाग को हम पूर्व मंडल तट के नाम से जानते हैं। इसकी बड़ी बड़ी नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी इस घाट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर बड़े बड़े डेल्टा पाए जाते हैं। डेल्टा क्या होते हैं? आपको डेल्टा मैंने बता दिया है। डेल्टा जब नदी समुद्र में मिलती है तो एक धार में ना मिलकर वो अलग अलग धाराओं में, अलग अलग शाखाओं में, अलग अलग धाराओं में बढ़ जाती है। उन धाराओं को वितरिका कहते हैं और उस आकृति को कहते हैं डेल्टा। तो यहाँ पर जो नदियाँ होती हैं वो डेल्टा बनाती हैं। केवल पूर्वी तट की जो नदियाँ हैं वही डेल्टा बनाती हैं। पश्चिमी तट पर जो नदियाँ समुद्र में मिलती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर विशाल डेल्टा भी पाए जाते हैं। और चिल्का झील जो कि पूर्वी घाट पर स्थित है एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। तो हाँ, यहाँ पर एक चिल्का झील भी पाई जाती है, बहुत प्रसिद्ध झील है, खारे पानी की झील है जो कि पूर्वी तट पर उड़ीसा राज्य में पाई जाती है। और ये देखिए, ये तटीय मैदान का एक चित्र है जिसमें कुछ मजदूर धान के खेतों में काम कर रहे हैं। अब देखिए, इसमें एक जानकारी दी गई है। चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी होगी भारत में? चिल्का झील। यह उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में। अब प्रश्न यहीं से बनता है कि चिल्का झील कहाँ है? आपका उत्तर होना चाहिए चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगर प्रश्न ये बने कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? चिल्का झील। ठीक है, यह भारत की प्रमुख झील है, बहुत बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील यही है। ठीक है, तो ये हमारे तटीय मैदान हो गए। हमने दोनों तटीय मैदानों का अध्ययन कर लिया है, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। अब हमें पढ़ना है द्वीप समूह। द्वीप समूह क्या है? द्वीपों के समूह। द्वीप क्या होता है? द्वीप आप जानते हैं, ऐसा स्थल, ऐसा क्षेत्र जो चारों ओर से जल से घिरा हो उसे कहते हैं द्वीप। तो भारत की मुख्य भूमि बहुत बड़ी है, भारत का क्षेत्रफल बहुत अधिक है। मुख्य भूमि के अलावा भी हमारे पास कुछ द्वीप समूह भी हैं जो कि भारत के ही अंतर्गत आते हैं, जो कि हमारे ही हैं, है ना। उनमें 2 द्वीप समूह हैं, एक है लक्षद्वीप समूह, एक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इन दोनों का ही हम अलग अलग अध्ययन करेंगे। देखिए, आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीप समूह भी भारत में ही स्थित है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों का समूह भी स्थित है।
क्या आप इन द्वीपों को पहचान सकते हैं? वैसे भारत के नक्शे में जब हमने देखा था पहले भाग में, तो हमने उसमें द्वीप समूह को भी देखा था। ठीक है, आप फिर से भारत का नक्शा देख सकते हैं, उनमें द्वीप समूह आपको दिखाई देंगे। ये एक द्वीप है, द्वीप दिखाई दे रहा है आपको, ये बिल्कुल समुद्र के बीच में है, चारों तरफ पानी भरा हुआ है, तो इसी को कहते हैं द्वीप। ठीक है, अब ऐसे ही जब बहुत सारे द्वीप होते तो उन्हें हम कहेंगे द्वीप समूह। तो भारत के पास ऐसे 2 द्वीप समूह हैं। केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को नक्शे में देख सकते हैं, ज्ञात करना हमें। तो द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है। प्रवाल द्वीप क्या होते हैं? प्रवाल को हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी ज़रा यहाँ देखते हैं कि द्वीपों का ये जो समूह है वो छोटे प्रवालों से बना हुआ है। पहले इनको लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा एमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1973 में इसका नाम बदल कर क्या रखा गया? लक्षद्वीप रखा गया। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला हुआ, मतलब इसमें बहुत छोटे छोटे से द्वीप हैं। इसका पूरा क्षेत्रफल कितना है? लगभग 32 वर्ग किलोमीटर, मतलब बहुत ही छोटा सा द्वीप समूह है। कवरत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है, अर्थात लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती है। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं, मतलब यहाँ अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ और बहुत से जीव जंतु पाए जाते हैं। इटली द्वीप, जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ पर एक पक्षी अभ्यारण्य भी भारत सरकार द्वारा बनाया गया है। तो ये हमारा लक्षद्वीप समूह है। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए। अब अभी हमने पढ़े हैं क्या? अरब सागर के द्वीप, इनको हम कहते हैं लक्षद्वीप। अब हम पढ़ते हैं बंगाल की खाड़ी में जो हमारा द्वीप है वो कौन सा द्वीप है? बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में हमारा द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। यह द्वीप समूह आकार में बड़े और संख्या में बहुल तथा बिखरे हुए हैं, मतलब इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और बहुत दूर दूर तक बिखरे हुए हैं और बड़े बड़े द्वीप हैं। इन्हें अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। यह द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार। उत्तर के जो द्वीप समूह हैं उन्हें अंडमान द्वीप समूह और दक्षिण में जो है उन्हें निकोबार द्वीप समूह कहते हैं, और संयुक्त रूप से इसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है। ये द्वीप विस्तृत, ये जो आपके द्वीप हैं वो विषुवत वृत्त के समीप स्थित हैं। विषुवत वृत्त क्या होता है? विषुवत वृत्त जिसे हम जानते हैं भूमध्य रेखा के नाम से, विषुवत वृत्त भूमध्य रेखा को कहा जाता है। इसी को सबसे बड़ी अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। इसी को सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कहते हैं, इसी को विषुवत वृत्त कहते हैं, इसी को भूमध्य रेखा कहा जाता है। तो हमारे जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो भूमध्य रेखा के समीप है, इसलिए यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी है? विषुवतीय है, क्योंकि ये विषुवत रेखा के पास है, विषुवत वृत्त के पास है, तथा यह घने जंगलों से भी आच्छादित रहता है। ठीक है, और यही भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि बैरन द्वीप पर स्थित है। ठीक है, तो ये हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी होते हैं पूरे। अब हमें प्रवाल के बारे में पढ़ना कि प्रवाल आखिर क्या होते हैं। प्रवाल, तो प्रवाल पॉलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं। ये कम समय तक जीवित रहते हैं और सूक्ष्म प्राणी होते हैं, मतलब ये छोटे छोटे से प्राणी होते हैं जो कि कम समय में ही मर जाते हैं, जो कि एक समूह में रहते हैं, मतलब एक साथ रहते हैं। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है, इनसे कैल्शियम कार्बोनेट निकलता है, और प्रवाल स्राव एवं प्रवाल अस्थियाँ टीले के रूप में निक्षेपित होती हैं। और ये सभी जीव एक साथ एक स्थान पर जब मरने के बाद, मतलब जब ये मर जाते हैं, जब इनका जीवन पूरा हो जाता है, तो ये इनकी जो अस्थियाँ होती हैं वो सभी एक ही स्थान पर निक्षेपित होती जाती हैं, मतलब इकट्ठी होती जाती हैं, और उनसे उनकी अस्थियों से ही द्वीप बन जाते हैं। उनको कहते हैं प्रवाल, उनको कहते हैं कि प्रवाल भित्ति के द्वारा, भित्ति यानी दीवार, मतलब जब प्रवाल इकट्ठे हो जाते हैं तो उनसे एक
दीवार टाइप की, मतलब बहुत सारे स्थान पर इकट्ठे हो जाते हैं और उनसे कुछ द्वीप बन जाते हैं, कुछ दीवारें सी बन जाती हैं, उसको प्रवाल भित्ति भी कहते हैं। तो इन प्रवाल भित्तियों से, इन प्रवालों से जिन द्वीपों का निर्माण होता है वो आपका लक्षद्वीप समूह है। ठीक है, ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति तथा प्रवाल वलय द्वीप ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो ये ग्रेट बैरियर रीफ जो कि प्रशांत महासागर में है, ऑस्ट्रेलिया के पास है, ये प्रवाल रोधिका है। प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार या हॉर्सशू वाले रोधिका होते हैं। हॉर्सशू यानी घोड़े की नाल के आकार का, मतलब अर्धचंद्राकार से थोड़े अधिक, है ना। तो ये इस गोलाकार रूप में प्रवाल वलय के द्वीप बनाते हैं। तो ये होते हैं प्रवाल। प्रवाल क्या होते हैं? कुछ छोटे छोटे जीव होते हैं जिनका जीवन बहुत कम होता है, जिनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है, मतलब निकलता है। और जब इनका जीवन समाप्त हो जाता है तो इनका प्रवालों का जो स्राव है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, और उनकी अस्थियां एक ही स्थान पर इकट्ठी हो जाती हैं, एक ही स्थान पर निक्षेपित हो जाती हैं और इनसे क्या होता है, वो इनसे द्वीप बन जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे प्रवाल कहलाते हैं। इसलिए हमारे जो लक्षद्वीप समूह हैं वो प्रवाल द्वीप हैं, वो प्रवाल भित्तियों के द्वारा, मतलब इन प्रवाल से ही बने हुए हैं, इसलिए उन्हें, है ना, तो इसलिए उन्हें प्रवाल द्वीप हम कह सकते हैं कि वो हमारे लक्षद्वीप समूह किससे बने हैं? प्रवाल भित्तियों से उनका निर्माण हुआ है, या प्रवाल से उनका निर्माण हुआ है। तो ये प्रश्न भी आता है कि कौन से द्वीप का निर्माण प्रवाल भित्तियों से या प्रवाल जंतुओं से होता है, प्रवाल सूक्ष्म प्राणियों से किन द्वीपों का निर्माण होता है? तो हमारा उत्तर होगा लक्षद्वीप समूह का निर्माण प्रवाल भित्तियों से हुआ है। ठीक है, तो अभी हमने भारत के सभी प्रमुख भौतिक विभागों का अध्ययन कर लिया है। कौन कौन से हमारे भौतिक विभाग हैं, सबको हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब हमें आगे अध्ययन करना है। अब देखिए, हम सभी का एक बार शॉर्ट में अध्ययन करते हैं। तो हमारे यहाँ भारत को हम 6 भागों में बांट सकते हैं। 6 प्रकार के भौतिक विभाग हमारे भारत में होते हैं मुख्य रूप से। उनमें कौन कौन से हैं? पर्वतीय क्षेत्र, जिसमें आपका हिमालय पर्वत आता है, और दूसरा है मैदानी क्षेत्र, उत्तर के मैदान आते हैं, उत्तर का विशाल मैदान है। ठीक है, और प्रायद्वीपीय पठार भी है हमारे पास, प्रायद्वीपीय पठार, और मरुस्थलीय क्षेत्र, तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो इन 6 भागों में हम भारत को बांट सकते हैं। ठीक है, विभिन्न भूआकृतिक विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब एक दूसरे से ये सभी जुड़े हुए हैं और एक दूसरे की आवश्यकताएं सभी पूरा करते हैं, और वे देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। तो इन विभागों के कारण ही भारत क्या है? प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध है, मतलब यहाँ सभी प्रकार की प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत हैं, मतलब उत्तर के जो पर्वत हैं, वहाँ से क्या होता है, बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, जिससे भारत के बहुत बड़े क्षेत्र को वर्ष भर पानी मिलता है, पीने को भी पानी मिलता है और कृषि के लिए पानी मिलता है। ठीक है, तो उत्तरी भारत का उत्तरी क्षेत्र, उत्तर के पर्वत हैं, उनमें से हमें क्या मिलता है? जल मिलता है, और वहाँ पर वन भी बहुत हैं। ठीक है, और उत्तरी मैदान क्या है? देश के अन्न भंडार हैं, क्योंकि यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अन्न पैदा होता है, जो कि हमारी भोजन संबंधी समस्याओं का निराकरण करता है। इसलिए हमारे अन्न भंडार क्या है? उत्तरी मैदान है। उत्तरी मैदान में आप जानते कौन कौन से राज्य आते हैं? आपका पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है। तो यही हमारे देश का बहुत ज़्यादा मात्रा में गेहूँ पैदा होता है, गन्ना पैदा होता है, आलू भी पैदा होते हैं, और भी बहुत सारी फसलें पैदा होती हैं। तो ये हमारे अन्न भंडार कहे जाते हैं। ठीक है, इनसे प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला है, और इन मैदानों में क्या हुआ है? प्राचीन सभ्यताओं का विकास हुआ है। इन क्षेत्रों में बहुत हमारी प्राचीन सभ्यताएं पली बढ़ी, है ना, उनका यहाँ पर विकास हुआ। पठारी भाग खनिजों के भंडार, और जो हमारा पठारी क्षेत्र है, हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है, वहाँ पर क्या है? बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। तो यहाँ से हमें खनिज मिल जाते हैं, जिनसे देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई है। तो खनिजों के कारण हमारे देश में उद्योग भी बहुत ज़्यादा मात्रा में विकसित होते हैं। तटीय क्षेत्र में क्या होता है? तटीय क्षेत्र में मत्स्यन अर्थात मछली पालन होता है,
पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। पोत संबंधी यानी कि समुद्री जहाज यहाँ पर आते हैं, जाते हैं, समुद्री मार्ग से हम व्यापार करते हैं और यहाँ पर वो समुद्री जहाज़ों को रोका जाता है, तो पोत कहलाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं बंदरगाह कहते हैं। ठीक है, तो ये काम हमारा कहाँ होता है? तटीय क्षेत्रों में होता है। ठीक है, इसके अलावा इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियाँ भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती हैं। तो भारत में अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ हैं, भौतिक आकृतियाँ हैं। इस कारण से देश का विकास लगातार हो रहा है और आगे भी विकास होता रहेगा और देश की सभी प्रकार की आवश्यकताएँ यहाँ इन भौतिक स्वरूप के कारण पूर्ण हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा भूगोल का अध्याय 2 पूरा होता है। तीनों भागों में हमने इसका अध्ययन किया है। इसके भारत के 6 ही जो आपके भौतिक विभाग हैं, भौतिक स्वरूप हैं, उनका हमने अध्ययन यहाँ पर कर लिया है। अब अगले वीडियो में हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।